नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग श्रीलंका के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि आज श्रीलंका 1948 में अपनी आज़ादी के उपरांत अपने सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका में लोगों को रोज़मर्रा की चीज़ें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं या यदि उन्हें यह चीज़ें प्राप्त हो भी पा रही हैं तो उसके लिए उन्हें काफ़ी अत्यधिक भुगतान करना पड़ रहा है। श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वर्तमान समय में लगभग समाप्त हो चुका है, जिससे वह जरूरी चीज़ों का आयात भी नहीं कर पा रहा है। आज श्रीलंका में अनाज, चीनी, मिल्क पाउडर, सब्जियों से लेकर दवाओं तक की भारी कमी देखी जा रही है। पेट्रोल पंपों पर सेना तैनात करनी पड़ी है। देश में 13-13 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। देश का सार्वजनिक परिवहन बिल्कुल ठप पड़ चुका है क्योंकि बसों को चलाने के लिए श्रीलंका के पास डीजल नहीं है, जिसके कारण जनता ने विद्रोह कर दिया तथा राष्ट्रपति भवन और अन्य सरकारी इमारतों पर उसने अपना अधिकार कर लिया है। अब यह जो हुआ है कि प्रदर्शनकारियों का एक समूह था, वह कोलंबो के गाले किले में इकट्ठा हुआ और यहाँ से वो लोग गाले क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच देख रहे थे। वहीं पर कुछ लोग जो थे गोटा गो होम या गो होम गोटा के बैनर लिए हुए खड़े थे और इसके पश्चात ही लोगों की सुनामी सड़कों पर निकली और राष्ट्रपति भवन पर अधिकार कर लिया। जैसा हम लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि लोग किस प्रकार चींटियों के हुजूम की तरह लोग राष्ट्रपति भवन पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और यह जो वीडियो था मूल रूप से सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें श्रीलंका के झंडे और हेलमेट लिए हुए प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिए थे। इसके बाद वो लोग आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री आवास का भी प्रदर्शनकारियों ने ताला तोड़ दिया। आज जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यह तब की घटना है, यानी 13 जुलाई जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 13 जुलाई को श्रीलंका के प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर भी अधिकार कर लिया है। अब स्थिति को संभालने के लिए वहां के प्रदर्शनकारियों ने उल्लेखनीय तथ्य है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी से भी मदद मांगी है। वहीं प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी का ऐलान या आपातकाल, श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा कर दी है। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम लोग श्रीलंका संकट के टाइमलाइन को एक बार पहले देख लेते हैं कि आखिर वहां कब कब क्या हुआ, क्योंकि श्रीलंका के घटनाक्रम इतनी तेजी से परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए सबसे पहले वहां के घटना के टाइमलाइन को समझना अत्यंत ही आवश्यक है कि कौन सी घटना वहां पर कब हुई है। अब हुआ क्या कि 15 मार्च 2022 को राजपक्षे परिवार के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ हुआ तो सरकार ने खाद्य वस्तुओं पर इमरजेंसी लगा दी। उल्लेखनीय तथ्य है कि श्रीलंका पर पिछले 2019 से राजपक्षे परिवार का ही शासन है। वहां के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे दोनों भाई हैं। इसके बाद 2 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति आवास के बाहर में प्रदर्शनकारियों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया जाता है, जिसकी वजह से देश में आपातकाल लगा दिया गया। आगे 4 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल समेत 26 मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। 6 मई 2022 को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के मध्य झड़प होती है और देश में दोबारा आपातकाल लगा दिया जाता है। आगे 9 मई 2022 को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और महिंदा राजपक्षे के स्थान पर राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। 5 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के दिवालिया होने की घोषणा कर देते हैं। अब श्रीलंका की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह लिए गए कर्जे को चुका सके, यानी श्रीलंका पूरी तरह से दिवालिया हो गया है। 9 जुलाई 2022 को प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया क्योंकि उस समय राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे अपना आवास छोड़कर भाग चुके थे। वहीं रात्रि में 9 से 10 जुलाई 2022 की रात में
प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर में आग लगा दी गई, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। 11 जुलाई 2022 को संसद के नए सत्र को बुलाने और 20 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव करने का ऐलान आपात मीटिंग के दौरान किया गया। वहीं 12 जुलाई 2022 को विपक्षी पार्टी के प्रमुख सजित प्रेमदासा को श्रीलंका का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया, जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर लिया जाता है। श्रीलंका के जो अंतरिम राष्ट्रपति हैं वह सजित प्रेमदासा होंगे तथा अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में रानिल विक्रमसिंघे काम करेंगे। अब यहाँ पर हुआ क्या 9 जुलाई को, तो 9 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने वहां के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद कुछ इस प्रकार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। यहाँ पर दिखाई गई जो सारी फुटेज हैं ये मैंने सोशल मीडिया से ली हैं, जिसमें हजारों प्रदर्शनकारियों के समूह को श्रीलंका के राष्ट्रपति के आवास में घुसते हुए दिखाया गया है, जहां प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बैरिकेड्स को तोड़े और आंसू गैस और पानी की बौछारों का सामना करते हुए उनके सरकारी आवास में घुस गए। स्थानीय रिपोर्ट्स की माने तो राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे 9 जुलाई को ही आवास छोड़ चुके थे। जब उनके सचिव गामिनी सेनारथ से बात किया गया तो उनका कहना था कि वर्तमान में राष्ट्रपति के साथ उनका किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं है और राष्ट्रपति कहां है यह उन्हें भी जानकारी नहीं है। यद्यपि उसी दिन 9 जुलाई को ही डेली मिरर श्रीलंका ने एक वीडियो रिलीज की थी, जिसमें दिखाया गया है कि कुछ व्यक्ति लगेज के साथ में श्रीलंका नौसेना के जहाज पर सवार हो रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि नौसेना के जहाज पर सवार होकर के श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे विदेश भाग चुके हैं। यह जो वीडियो था सोशल मीडिया पर सर्कुलेट काफी ज्यादा हुआ था। इसके पश्चात प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने स्थिति से निपटने के लिए आपात बैठक बुलाई और असेंबली स्पीकर को राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा गया, परंतु रात में मीटिंग के पश्चात सोशल मीडिया पर ही पीएम ने अपना इस्तीफा दे दिया और उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी। परंतु इधर रात में ही प्रदर्शनकारियों ने रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में आग लगा दी थी। अब आज 13 जुलाई को यह खबर आई है, जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे जो हैं श्रीलंका छोड़ करके मालदीव चले गए हैं, जहां से वह सिंगापुर या दुबई जा सकते हैं। इन परिस्थितियों में आज श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने वहां के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर भी अपना अधिकार कर लिया है, जिसके कारण आज ही श्रीलंका में फिर से एक बार इमरजेंसी लागू कर दी गई है। तो यह संपूर्ण घटनाक्रम श्रीलंका से संबंधित है। आज के इस सेशन में हम लोग श्रीलंका की इस स्थिति के कारण, मूल रूप से कारणों को जानने का प्रयास करेंगे तथा यह समझेंगे कि क्या भारत में भी, क्योंकि चर्चा हो रही है, बहुत से राजनीतिक दल या अन्य जो भी विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि भारत में भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है या होने वाली है। तो आज के सेशन में हम लोग इसे संपूर्ण रूप से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज के इस सेशन को हम लोग पहले प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था धराशायी क्यों हुई। सर्वप्रथम हम लोग उन कारणों की पड़ताल करेंगे जिसके कारण आज श्रीलंका इस परिस्थिति में पहुंच चुका है कि श्रीलंका अपने नागरिकों को सही ढंग से 3 समय का खाना भी नहीं दे पा रहा है। तो सर्वप्रथम इसका सबसे पहला कारण है और सबसे महत्वपूर्ण है कि श्रीलंका ने अत्यधिक कर्ज लिया। आय के बनिस्पत श्रीलंका ने सर्वाधिक कर्ज लिया और इसी कर्ज ने श्रीलंका के खेल को बिगाड़ करके रख दिया। 2019 में एडीबी ने श्रीलंका को जुड़वा घाटे वाली अर्थव्यवस्था कहा था। अब जुड़वा घाटे वाली जो अर्थव्यवस्था है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय खर्च जो है राष्ट्रीय आमदनी से अधिक होती है। जिस देश का कुल राष्ट्रीय खर्च राष्ट्रीय आमदनी से अधिक होगी उसे एडीबी जुड़वा घाटे वाली अर्थव्यवस्था कहती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका को खाने, पेट्रोल, डीजल और दवाओं जैसी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले 6 महीने में ही केवल $6 अरब की जरूरत होगी।
अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि श्रीलंका ने किस प्रकार से कर्ज पिछले एक दशक के दौरान लिए हैं। तो इस समय श्रीलंका की विभिन्न सरकारों ने जमकर कर्ज लिया है। ये न केवल देशों से अपितु बाजार से भी इन्होंने कर्ज लिया है और विभिन्न वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के द्वारा भी इन्होंने क्या किया है, कर्ज लिया है। अब यदि हम लोग देश की बात करें तो श्रीलंका के पास सर्वाधिक चीन 10% और जापान 10% के साथ इन दो देशों से श्रीलंका ने कर्ज लिया है। भारत से भी श्रीलंका ने कर्ज लिया है, जो उसके कुल कर्ज का हिस्सा, श्रीलंका के कर्ज का हिस्सा 2% होता है। परंतु श्रीलंका ने इन कर्ज से लिए गए पैसों का सही ढंग से इस्तेमाल न करके इनका दुरुपयोग किया है, जिसके कारण श्रीलंका की स्थिति आज यह बन गई है। इसके अतिरिक्त क्या है कि श्रीलंका में चीन के द्वारा विकसित किए गए हम्बनटोटा पोर्ट को चीन को श्रीलंका ने 99 साल की लीज पर दे दिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि श्रीलंका चीन के द्वारा दिए गए लोन का पेमेंट नहीं कर सकता था। इस प्रकार की नीतियों ने ही श्रीलंका के पतन की शुरुआत की थी। यदि हम लोग IMF का डाटा देखें तो 1965 से लेकर के 2020 तक श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने के लिए कुल 16 बार IMF से कर्ज लिया है, जिसमें कुल कर्ज ली गई राशि 1326.8 मिलियन US थी। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें श्रीलंका का ट्रेड बैलेंस है तो 2020 से 21 के मध्य श्रीलंका के एक्सपोर्ट से जो अनुमानित आय थी वह लगभग 12 अरब डॉलर थी, जबकि इंपोर्ट से उसका खर्च करीब 22 अरब डॉलर है। यानी उसका जो व्यापार घाटा था वह 10 अरब डॉलर के आसपास का था। और यद्यपि जो श्रीलंका जो है जरूरत की जो सारी चीजें हैं, जैसे दवाएं हो गया या खाने का सामान हो गया या फ्यूल हो गया, इन पर वह केवल आयात पर ही निर्भर है। इस स्थिति में विदेशी मुद्रा की जो कमी थी उसने श्रीलंका के रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया और पिछले 2 वर्षों में श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा भंडार था, पिछले 2 वर्षों में वह लगातार नीचे चला गया और इस साल मई के अंत तक श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में केवल 1.92 अरब डॉलर ही बचे थे, जबकि श्रीलंका को 2022 में ही लगभग 4 बिलियन US का लोन चुकाना है। ध्यान रखिएगा, 1.92 बिलियन का मुद्रा भंडार है और 4 बिलियन लगभग दोगुना उसे कर्ज के रूप में चुकाना है। यदि इन्फ्लेशन की बात करें तो जुलाई 2021 के बाद से श्रीलंका का जो इन्फ्लेशन है वह लगातार एक्सपोनेंशियली बढ़ता गया है और श्रीलंका में जो महंगाई दर थी मई 2022 में यह लगभग 39% तक पहुंच गई, जो अत्यंत ही शोचनीय है। इस महंगाई दर को हम लोग श्रीलंका के जो विभिन्न खाद्य वस्तुएं हैं उनके मूल्यों के आधार पर देख सकते हैं। यदि हम लोग एक अंडे की बात करें तो 2021 में जहां एक अंडा 15 रुपए का मिल रहा था श्रीलंकाई रुपए में, वही आज वह 30.5 श्रीलंकाई रुपए में मिल रहा है। और ये जो मूल्यों में बढ़ोतरी थी यह लगभग 200% हुई है। कब से? तो 2021 की तुलना में 2022 में। यह जो डेटा है सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका से लिया गया है। आगे यदि हम लोग देखें श्रीलंकाई करेंसी में गिरावट को देखें तो पिछले साल से श्रीलंका की करेंसी में लगभग 82% की गिरावट आ चुकी है और $1 की जो कीमत थी वह मई 2022 में 358.57 श्रीलंकाई रुपए पर पहुंच गई थी, जो वर्तमान समय में 362 से लेकर 363 श्रीलंकाई रुपए पर बनी हुई है। श्रीलंका की ग्रोथ रेट की बात करें तो जब कोरोना का दौर चल रहा था 2020 में, तो यह ऋणात्मक में पहुंच चुका था। यह विकास दर इस छोटे से द्वीपीय देश के लिए अत्यंत चिंताजनक स्थिति थी, जिससे श्रीलंका आज तक उबर नहीं पाया और आज श्रीलंका इस परिस्थिति में पहुंच चुका है। यदि हम लोग दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण को देखें तो राजपक्षे सरकार के द्वारा चुनाव जीतने के लिए
टैक्स में कटौती की जो घोषणा की गई थी और बाद में इस घोषणा को जब क्रियान्वित किया गया तो इसने श्रीलंका में टैक्स से कमाई को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। 2017 की यदि हम लोग बात करें तो श्रीलंका 10.958 अरब डॉलर जो था इससे इसकी कमाई होती थी टैक्सेस से। वहीं 2020 में यह घट करके 6.5 अरब डॉलर हो गई। टैक्स घटाने का जो फैसला था यह पूर्ण रूप से राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे का था। हालांकि यह फैसला अत्यधिक लोक लुभावन था, परंतु सरकार के राजस्व के लिए यह अत्यंत ही हानिकारक सिद्ध हुआ। एक अनुमान के मुताबिक इससे श्रीलंका की टैक्स से कमाई में 30% तक की कमी आई, यानी सरकारी खजाना जो था लगभग खाली होने लगा। और 1990 में श्रीलंका की जीडीपी में जो टैक्स से कमाई का हिस्सा था वह लगभग 20% था, जो 2019 में इस फैसले के पश्चात 2020 में लगभग 10% रह गया। यानी टैक्स कलेक्शन में जो 2020 में टैक्स कलेक्शन जो था वह अत्यंत ही उसमें भारी गिरावट देखी गई। यदि हम लोग टैक्सेस की बात करें तो श्रीलंका में वैट इसे घटा करके 15 से 8% कर दिया गया। वहीं एनबीटी जो पहले 2% लिया जाता था इसे वर्तमान समय में समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार अन्य टैक्सेस जो श्रीलंका में लगाए जाते थे उसे भी वहां की सरकार ने या तो हटा दिया या उसे अत्यधिक कम कर दिया। टैक्स घटाने के इस लोक लुभावन वादे ने श्रीलंका के अर्थव्यवस्था की लुटिया डुबा दी है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण हम लोग यदि देखते हैं तो यह था आतंकी हमला और कोरोना महामारी। इन दोनों कारणों से श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका में टूरिज्म सेक्टर जो है श्रीलंका में विदेशी मुद्रा कमाने का तीसरा सबसे बड़ा माध्यम है, लेकिन आतंकी हमलों और कोरोना ने इस सेक्टर को तबाह कर दिया। यदि हम लोग देखें तो श्रीलंका में अप्रैल 2019 में ईस्टर संडे के दिन राजधानी कोलंबो के 3 चर्चों पर आतंकवादियों के द्वारा हमला किया जाता है, जिसमें कि 260 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यटकों के आगमन में करीब 21% की गिरावट आई। और यह जो संख्या थी 2018 के 23 लाख टूरिस्ट की जगह 2019 में केवल 19 लाख टूरिस्ट ही रह गए थे। आतंकी हमले ने श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान तो पहुंचाया ही, रही सही कसर जो थी इसके बाद कुछ महीनों के बाद जो कोरोना महामारी, कोरोना चाचा जो हम लोग के थे जो आए थे, इन्होंने न केवल श्रीलंका अपितु संपूर्ण विश्व की आर्थिक व्यवस्था को इसने नकारात्मक रूप से प्रभावित किया था। कोरोना पाबंदियों की वजह से ही 2020 में टूरिस्टों की जो संख्या थी श्रीलंका में वह घटकर 5.07 लाख ही रह गई थी। 2021 में जो यह संख्या थी यह केवल 1.94 लाख टूरिस्ट ही रह गई। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि श्रीलंका आने वाले टूरिस्टों में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट होते हैं वो भारत से जाते हैं, इसके बाद संयुक्त रूप से यूक्रेन और रूस से टूरिस्ट जाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है यह युद्ध भी कहीं न कहीं श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रभावित करता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी चर्चा अभी हम लोग आगे करेंगे। इसके बाद अन्य देश हैं जहां से टूरिस्ट श्रीलंका में ट्रैवल करने के लिए या पर्यटन करने के लिए आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा प्रमुख कारण, तो यह कारण है वहां की राजनीति से संबंधित है। तो श्रीलंका के जो राजनीति है वह 2 ताकतवर राजनीतिक परिवारों के द्वारा ही चलाई जा रही है पिछले 1 दशक से, और यह जो दोनों परिवार है वहां भ्रष्टाचार और इनके गलत फैसलों की वजह से श्रीलंका का क्या हुआ कि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी तबाह हो गई। वहां श्रीलंका में 2 प्रमुख पार्टियां हैं, पहला है पोंडुजना पेरामुना पार्टी और दूसरी है श्रीलंका फ्रीडम पार्टी। जहां पोंडुजना पेरामुना पार्टी की अध्यक्षता गोटाबया राजपक्षे करते हैं, वहीं मैत्रीपाल सिरिसेना श्रीलंका की फ्रीडम पार्टी के मुखिया हैं। 2015 से 19 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति
मैत्रीपाल सिरिसेना रहे थे, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और 2018 में इनके चीफ ऑफ स्टाफ और अधिकारियों को रिश्वत लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो वर्तमान में जो राजपक्षे परिवार है, इस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप अत्यधिक लगे हैं और कहा जाता है कि ये देश से 43,000 करोड़ रुपए इन्होंने भ्रष्टाचार के द्वारा कमाए हैं। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों का एक वीडियो सरफेस हुआ था, जिसमें दिखाया गया था कि राष्ट्रपति भवन में अधिकार करने वाले जो प्रदर्शनकारी थे वो राष्ट्रपति आवास में मिले पैसों को काउंट कर रहे थे, जो बताया गया था कि यह राजपक्षे परिवार के द्वारा, गोटाबाया राजपक्षे के द्वारा भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाया गया काला धन था। वर्तमान राजपक्षे परिवार जो है श्रीलंका का एक ताकतवर राजनीतिक परिवार है और इनके गलत फैसलों और भ्रष्टाचार ने श्रीलंका का हालत इतना खराब किया है। यदि हम लोग देखें तो राजपक्षे की फैमिली ट्री को, तो गोटाबाया राजपक्षे वहाँ के राष्ट्रपति हैं, इनके भाई महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं, चमल जो थे राजपक्षे वो एक मंत्री थे, वहीं बासिल जो थे ये भी इन्हें मंत्री बनाया गया था महिंदा राजपक्षे के मंत्रिमंडल में। वहीं भतीजों और बेटों में नमल योशिता और सिसिंद्रा जो हैं ये इनके मंत्रिमंडल में शामिल थे, यानी संपूर्ण परिवार मिलकर के एक देश को चला रहे थे और इनके भ्रष्टाचार के ऊपर उस देश में इस पार्टी के अंतर्गत कोई भी उंगली उठाने वाला व्यक्ति नहीं था। गोटाबाया राजपक्षे के एक गलत फैसले की वानगी हम लोग और देख लेते हैं कि जो 5वें महत्वपूर्ण कारण के रूप में गिना जा सकता है श्रीलंका की स्थिति के कारण। तो हुआ क्या कि 2019 में जब गोटाबाया राजपक्षे आए थे तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि श्रीलंका जो है वह जैविक खेती की ओर बढ़ेगा, जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ेगा, इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर्स पर श्रीलंका में बैन लगाया जाएगा। तो हुआ क्या कि 2021 में ही गोटाबाया राजपक्षे सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बैन लगा दिया। इसके अतिरिक्त न केवल केमिकल फर्टिलाइजर्स बल्कि रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग पर भी रोक लगा दी। यह फैसला इतना गलत साबित हुआ कि श्रीलंका में अनाज उत्पादन में भारी कमी देखी गई। उत्पादन घटने के कारण अनाज की कीमतें आसमान छूने लगी और मई 2022 में ही इन्फ्लेशन रेट जो था 57.4% पर पहुंच गया। इसके अतिरिक्त रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग पर जो बैन लगाया गया था उसका प्रतिकूल प्रभाव जो था चाय की कृषि पर पड़ा था, जिसके कारण श्रीलंकाई चाय जो कि वहां के अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार भी है उसके निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके कारण श्रीलंका में जो विदेशी मुद्रा की आय होती थी उसमें कमी आ गई। छठा कारण को यदि हम लोग देखें तो यह रूस यूक्रेन वॉर से जाकर के जुड़ता है और रूस यूक्रेन युद्ध जो है इसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमें श्रीलंका पर दिखाई देता है, क्योंकि रूस जो है श्रीलंका के चाय का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका अपने चाय का जो सर्वाधिक निर्यात करता है उसमें दूसरे नंबर पर रूस है और वर्तमान युद्ध के कारण श्रीलंका रूस को चाय निर्यात नहीं कर पा रहा है। इसके अतिरिक्त पर्यटन की बात करें तो इन दोनों देशों से भारत के बाद सर्वाधिक पर्यटक श्रीलंका आते थे। इस युद्ध के कारण इन दोनों देशों से पर्यटकों का आगमन श्रीलंका नहीं हुआ, जिसके कारण श्रीलंका की वर्तमान आर्थिक स्थिति बनी। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर श्रीलंका की जो यह स्थिति हुई है यह किस प्रकार से श्रीलंकाई नागरिकों को प्रभावित करेगी। उस पर यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि 10 में से 9 परिवार जो है खाना छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके खाने के लिए अनाज उपलब्ध नहीं है। वहीं 3 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें तत्काल मानवीय सहायता की आवश्यकता है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें क्रिटिकल सप्लाईज प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिसमें इक्विपमेंट और मेडिसिन है, या जिसके कारण उन्हें रोगियों के इलाज करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और इन सभी परिस्थितियों में जो अंत में जो सफ़र कर रहे हैं वह श्रीलंकाई नागरिक हैं, जो इस परिस्थिति के जल्दी ही ठीक होने की दुआ भी
कर रहे हैं और सोच रहे हैं कितना जल्दी यह समय बीत जाए। अब हम लोग देखते हैं कि जो श्रीलंका की वर्तमान स्थिति है, क्या भारत में भी यह स्थिति पैदा हो चुकी है या हो सकती है। यदि हम लोग पिछले चुनाव की बात करें, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें या उसके पश्चात विभिन्न राज्य में विधानसभा चुनाव की बात करें, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो मुद्दा प्रमुख रूप से देखा है। पहला, किसानों की लोन माफी, किसानों के कर्ज माफी, और दूसरा मुद्दा यहाँ पर हम लोगों ने देखा था विभिन्न राज्य विधानसभाओं में, जो कि मूल रूप से आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया था दिल्ली विधानसभा के चुनाव को जीतने के पश्चात, कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी का जो मुद्दा था, यह सारे विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के द्वारा यह हमेशा की जाती है। तो पंजाब का इलेक्शन जब हुआ तो वहां भी पंजाब में जो आम आदमी पार्टी थी, इसके जीतने का मुख्य कारण था कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है 300 यूनिट तक सभी को प्रोवाइड करवाई जाएगी। और यह जो प्रॉमिस था, यह अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही किया गया था, जिसमें सीएजी ने सवाल उठाते हुए कहा था, सीएजी की रिपोर्ट है यहाँ पर, कि पंजाब का जो डेट है वह 2024-25 में बढ़कर के 3,37,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, क्योंकि पंजाब की जो आय है 2021-22 में वह केवल 95,263 करोड़ रुपए है। वहीं इसका जो एनुअल एक्सपेंडिचर जो खर्च है वह 1,68,015 करोड़ रुपए बनता है। इस परिस्थिति में जो इनकम एक्सपेंडिचर डेफिसिट है वह 15,997 करोड़, लगभग 16,000 करोड़ रुपए कम बन जाता है। तो यह जो इनकम एक्सपेंडिचर डेफिसिट है वह लगातार बढ़ता चला जाएगा और डेफिसिट को, इस घाटे को कम करने के लिए पंजाब राज्य सरकार को और अधिक कर्ज लेना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखें तो आम आदमी पार्टी के द्वारा पंजाब इलेक्शन के दौरान प्रत्येक महिलाओं को 1,000 रुपए प्रत्येक महीने देने की बात कही गई थी, जो हर एक महीने राज्य के राजकोष पर 12,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ डालता है। इसके पूर्व यदि हम लोग फ्रीबीज की बात करें तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्रियों कैप्टन अमरिंदर सिंह और चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा जो घोषणाएं की गई थी पंजाब को लेकर के, जिसमें मुख्य घोषणा थी कि किसानों के कर्जे को माफ करना तथा सभी बेरोजगारों को 2,500 रुपए प्रति महीने का भत्ता देना, आज तक फुलफिल नहीं हो पाया है। दूसरे राज्यों की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो डेट है, टोटल डेट जो है वह 6 लाख करोड़ रुपए का है। और यहाँ पे क्या प्रॉमिस किया गया था चुनाव के समय, कि लैपटॉप दिया जाएगा और फ्री गैस दिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड चुनाव में फ्री गैस देने की बात की गई थी और वर्तमान में उनका जो डेट है वो लगभग 84,000 करोड़ रुपए का है। वहीं वेस्ट बंगाल का जो डेट है वह 5 लाख करोड़ का है और इन्होंने भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी। इसी प्रकार जो अन्य राज्य हैं वहां भी फ्री का ज्ञान दिया जा रहा है कि आप मुझे वोट दीजिए और हम आपको ये फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। यह न केवल यह जो घोषणाएं हैं, इस प्रकार की घोषणाएं केवल एक पार्टी के द्वारा नहीं बल्कि सभी पार्टियों के द्वारा की जाती है। इसी क्रम में हम लोग आरबीआई को देखते हैं तो श्रीलंका की स्थिति पर आरबीआई पेपर में भारत के विभिन्न राज्यों की आर्थिक स्थिति के बारे में यहाँ पर बताया गया था और यह कहा गया है कि वहाँ जो है विभिन्न राज्य जो हैं ये इनकी घोषणाओं के कारण वित्तीय तनाव बढ़ता जा रहा है। तो जो भी राज्य इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं, जरा इस प्रकार की घोषणाओं से आप लोग बचिए। इसमें मूल रूप से 5 राज्यों बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल को रखा गया था, क्योंकि इनका जो डेट है ये अत्यधिक बढ़ चुका है और आरबीआई का कहना है कि यह सतत डेट नहीं है। अगर आप लोग इसी प्रकार से फ्री वीज की घोषणा करते रहेंगे तो आपका जो जीएसडीपी ग्रोथ जो लास्ट 5 इयर्स में है वह क्या हो जाएगा, वह बेकार हो जाएगा। और इसी प्रकार इस रिपोर्ट में आरबीआई ने यह भी चेतावनी दी है कि कुछ राज्य जो है पुरानी पेंशन योजनाओं को चालू कर रहे हैं, जिसके कारण उनका राजस्व घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त नॉन मेरिट फ्रीवीज काफ़ी ज़्यादा दी जा रही हैं। एक्सपेंडिंग कंटिजेंट लायबिलिटीज अत्यधिक राज्यों की बढ़ चुकी है।
इसके बाद जो डिस्कॉम्स के जो ओवरड्यूज हैं, डिस्कॉम्स का जो घाटा है इन राज्यों का, यह लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण इन राज्यों की जो आर्थिक या वित्तीय स्थिति है, स्थिरता है, वह नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी और जो कहीं न कहीं आगे चल करके भारत की वित्तीय स्थिरता की ओर यह केंद्रित हो जाएगी। तो चेतावनी देते हुए आरबीआई ने कहा है कि किसी भी राज्य को या किसी नॉन मेरिट फ्रीबीज बांटने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर यही परिस्थिति बनी रही तो वह दिन दूर नहीं है कि भारत भी श्रीलंका के राह पर आगे बढ़ जाएगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ से कुछ ऐसे तथ्य प्राप्त हुए होंगे जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन क्लासेस। थैंक यू।